नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान उज़्बेकिस्तान के उज़्बेक प्रेसिडेंट के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ के दौरे पर इस वक्त ताशकंद के अंदर है। और इससे पहले कि हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ चलें, देखें कि किस तरह का एक इंतहाई शिद्दत अंगेज़ मार्का जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से देखा जा रहा है। कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी चीनी इंजीनियर्स पे और पाकिस्तान के मफादात के ऊपर दहशतगर्द हमले करवा रही है, और किस तरह से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो लोगों को तंग कर रही हैं, उसमें जो इजाफा हुआ। लेकिन इस सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब से, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं। उनसे समझना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म की जो प्रेजेंस है, जो 2 रोज़ का दौरा है, इसकी अहमियत क्या है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू। जनरल साहब, उज़्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा एक ऐसे वक्त में जबकि अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, क्या समझ आता है? जी देखें, टाइमिंग्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो 2 नैरेटिव चल रहे हैं, एक तो ये मंजर कुशी हो रही है कि अमरीकियों के जाने के बाद यहाँ एक क़यामत सुगरा बर्पा हो जाएगी और लोग एक दूसरे के गले काटेंगे और खून बहेगा और बहुत ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में बड़े धमाके होंगे। ये एक, लेकिन अगर ये बात होती तो उज़्बेकिस्तान में इतने लोग जमा ना हो जाते इतनी जल्दी। वो कहते जी ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, अभी तो वहाँ पर मामला सीधे नहीं हुए। तो अभी से अगर वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन्स की बात कर रहे हैं, गर्म पानियों तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, आपस की तजारत की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इट शोज़ देयर कॉन्फिडेंस कि वो पूरा एतमाद हैं कि जो नैरेटिव 2 है, जिसको कि मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो झगड़ा होगा, साफ ज़ाहिर है। क्योंकि जब 20 साल तक इतनी बड़ी फ़ौज कहीं रह कर जाए तो इतना कीचड़ बन जाता है, इतना गंद बन जाता है, छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाते हैं कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल अमन अमान के साथ सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगर कोई इंडिया हमें मिला है, जैसे अफगान तालिबान ने पेशकदमी की है मुख्तलिफ इलाकों में, ज़्यादातर इलाके उन्होंने गुफ्तगू और बातचीत से हासिल किए हैं, लोगों को अपने साथ मिलाया है और बड़े शहरों को उन्होंने अवॉइड किया है। मेरा ख्याल वो बाद में उनको उनके इर्द गिर्द सीज डालेंगे और बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि, और फिर आप देखें कि जब इतने लोग जमा हैं अफगानिस्तान के बिल्कुल नेबरहुड में, तो फिर वो वैक्यूम नहीं है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये खला पैदा हो गया है। कोई खला पैदा नहीं हुआ। साफ जाहिर है कि जब यहाँ से ऑक्यूपेशन, जनरल साहब आपने कनेक्टिविटी की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे लाइन की बात की, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की, आपने भी रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ इशारा किया, लेकिन साथ ही हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अगर अफगानिस्तान में ताजिक, उज़्बेक और तालिबान, अफगानिस्तान जो अपने आप को इमारत इस्लामी कहते हैं और फिर हज़ारा कम्युनिटी भी है, इनके दरमियान एक सिविल वॉर की सी सूरत हाल डेवलप कर जाती है मुख्तलिफ मतारे ब्रुस में, तो फिर वो रीजनल कनेक्टिविटी की जो बात आप कर रहे हैं वो भला कहाँ पूरी हो सकती है जनरल साहब? जी यही तो एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो नेबर्स हैं सारे, अगर मिल बैठकर कनेक्टिविटी की आज बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो दूसरी चीज़ उनके ज़हन में नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर वो एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और वो करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अफगान तालिबान की सोच में भी तब्दीली आई है, जितने इर्द गिर्द के पड़ोसी हैं उनकी सोच में भी तब्दीली आई है। सब में एहसास पैदा हुआ है कि आपस में मिल बैठकर बातचीत करके एक इकनॉमिक्स को आगे बढ़ा के हम अगर यहाँ पर पुरअमन रहे तो सबको इसमें फ़ायदा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं जिसका मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। लेकिन जैसे एक आखिरी सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि लोग समझते थे धमाके होंगे, लेकिन धमाकों का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। अब तो हुकूमती वज़रा, कल तो कन्फ्यूजन रही कोहिस्तान के हवाले से, दासू डैम में के करीब जो चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ जिसमें 9 चीनी जो हैं वो मारे गए, मज़ीद इसे कहते हैं 4 पाकिस्तानी भी जो हैं उसमें हलाक हुए हैं। तो वो जो दहशतगर्दी का हमला है उसमें अब तो ट्रेसेस मिल चुके हैं एक्सप्लोसिव के। अब तो हमारी जो इदारे हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इसके पीछे है। तो वो जो धमाकों का हमला है हिंदुस्तान ने वो तो शुरू करवा दिया है। जी वो शुरू नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से शुरू है, ये ख़त्म होने के करीब है। जैसे चिराग शहरी भड़कता है बुझने से पहले, ये वो मामला है। अब यहाँ पर ना हिंदुस्तान को स्पेस मिलने की है, अच्छा। आने वाले दिनों में ना तहरीक तालिबान को स्पेस मिलेगी। ये बेसिकली जो अभी जाते जाते धमाके हो रहे हैं, ये उसी नैरेटिव की को रीइंफोर्स करने के लिए है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो मैं कहता हूँ अमेरिकन नैरेटिव है
कि जी यहाँ जब वो चले जाएंगे तो खला पैदा होगा या आपस में लड़ेंगे, गले काटेंगे, पाकिस्तान पर मुसीबत आ जाएगी। मेरे असेसमेंट में मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो फ्लूइड है। मेरी असेसमेंट ये है कि ये इलाका, ये पूरा खित्ता रोशनी की तरफ जा रहा है, अमन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ जा रहा है, अच्छे दिनों की तरफ जा रहा है, लेकिन एक थोड़े से टर्मोइल के बाद कोई बहुत बड़ा टर्मोइल नहीं होने का। जी बहुत शुक्रिया जल नईम खालिद लोधी साहब हमें अपना तबसरा दे रहे थे पाकिस्तान ताशकंद के दौरे के हवाले से। और जनरल साहब बड़े पुरुमीद हैं कि बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करवा रही है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी और ये खित्ता अब एक अमन की, एक बेहतरी की तरफ, एक रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाएगा, पाकिस्तानी सियासत की तरफ चलते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर फैसल वाडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं वाटर रिसोर्सेज के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब जो हैं मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं पंजाब में। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट वंस अगेन। मलिक अहमद खान साहब, मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक टुकड़ा सुनाता हूँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में कश्मीर के हवाले से। ये 30 सेकंड से भी कम का टुकड़ा है, इसको ज़रा सुनिए गौर से, फिर मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। ये यहाँ एक पेज पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ हर इलेक्शन में, इलेक्शन चोरी के बावजूद नवाज शरीफ लंदन से बैठ के अल्लाह ताला के फजलो करम से हर इलेक्शन में इनके घर में घुस के इनको मारता है। चल, मैं एक दूसरा टुकड़ा वैसे चलवाना चाहता था प्रोड्यूसर साहब कश्मीर के हवाले से, उसको भी हम सुन लेते हैं, लेकिन ज़रा इसी इलेक्शन वाला सुन लें। ये फिर फैसल वाडा साहब से पूछते हैं। मलिक साहब ज़रा आप थोड़ी देर रुकिएगा। फैसल वाडा साहब, ये जो वो कह रही हैं कि एक पेज पे बैठने की बात हो रही थी लेकिन नवाज शरीफ साहब हर इलेक्शन में कामयाब हो रहे हैं, किसके बारे में कह रही हैं? कौन एक पेज पे था? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, जब आप मेंटली एग्जॉस्ट और डिस्टर्ब्ड हो जाएं और मेंटली आप एक नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो, ये मरियम मोहतरमा के बारे में कह रहे हैं आप? मरियम नवाज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आप एक आदमी को गाली देते हैं, इस स्विच ओवर टर्न अराउंड क्यों है, यू टर्न क्यों है, क्योंकि वो चाहती है उनके केसेस माफ हो जाए, उनको लंदन जाने दें और इक़्तिदार के टाइम पर उनको आने दे दें, क्योंकि उनके चचा तेज आगे डबल स्पीक है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात भी चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमले भी करते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात चाहते नहीं थे, एस्टैब्लिशमेंट से ही इस सियासी पार्टी की पैदाइश है। डॉक्टर जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक, तो ये तो आप, ये हिस्ट्री तो आप मिटा नहीं सकते, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप अपने ज़ाती मुफाद के लिए गाली इसलिए देते हैं कि यूजुअली एस्टैब्लिशमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है कि जो आके जवाब दे। अदलिया के केस में जस्टिस कयूम इनके पास रहा, नैब के केस में सैफ रहमान रहा, ये एक माइंड सेट है। और अगर आपकी कोर्ट्स आपकी मनमानी फैसले नहीं देगी तो इन्होंने अटैक भी किए, तो अगर कोर्ट्स का अटैक करते हैं, जस्टिस कयूम साहब फैसले लिखवाते हैं, सैफ रहमान से आप नैब के अंदर इसको पकड़ा उसको पकड़ा, हमें उसकी शर्म नहीं है कि हम आके अगर अपने इदारों को डिफेंड करें, तो हमें वो कॉम्प्लेक्स है ये जो इनके अंदर है मौजूद के, ये रात के अंधेरों में मिलते हैं, उस पर झूठ बोलते हैं, फिर मान लेते हैं, फिर सऊदी अरेबिया जिलावतनी के लिए एग्रीमेंट करके चले जाते हैं, कौम को झूठ बोलते हैं, फिर वो एग्रीमेंट सामने आ जाता है, तो ये फिर बीमार हो जाते हैं, फिर कन्विक्शन हो जाती है। फिर इस पाकिस्तान के मुल्क के अंदर जो आपने कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा, सुन ही नहीं सकते आप ऐसी चीज़ कि एक आदमी को आपने कन्विक्ट किया समेत हमारी गवर्नमेंट के कुछ पोर्शन के, हम सब हमदर्द बन गए, सारे पाकिस्तानी, सारे का सारा निज़ाम और सिस्टम उसकी बीमारी की फिक्र पड़ के उनको भेजने में तैयार हो गए और जेल से आपने भेज दिया। ये मजाक आपको पाकिस्तान में मिलेगा और ऐसा मजाक से ही पाकिस्तान चलता रहा पिछले 35 साल। मलिक साहब, बुनियादी तौर पे फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी ये है कि इतना शोर मचाओ, इतना उनको मुँह पे इल्ज़ाम ठहराओ, उनको डिफेंसिव पे डालो और फिर उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और उनसे फ़ायदे उठाओ, उनसे कंसेशंस लो, और ये आपकी मुसलसल एक स्ट्रेटजी चल रही है, कभी पीछे पड़ जाओ और कभी दोस्त बन जाओ। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये जो मैं कल से अपने बड़े मोहतरम भाई फैसल साहब की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मरियम साहिबा किसी ऐसे स्ट्रेस में है, खुदा न खास्ता। नहीं, कल से नहीं, 2-4 रोज़ से इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कोई 2-4 प्रोग्राम्स में इनके साथ हूँ और ये आर्गूमेंट तो आप बड़े गौर से यानी फैसल वाडा को 2-4 दिन से फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इनको फॉलो करता हूँ। अच्छा देखें ना, मकसद क्या है, अब इतने लार्ज क्राउड, कैसे मैंने, हाँ बिल्कुल फैसल भाई हैं हमारे जी।
लेकिन देखिए इतने लार्ज क्राउड्स अगर फैसल गौर करें तो वो किसी बहुत शुक्रिया पॉपुलर लीडरशिप के लिए आते हैं। अब मैंने इस तरह के लार्ज क्राउड्स जैसे मरियम बीबी के जलसों में हैं, ये मैं ऑनेस्टली डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ, आपको पता है बड़ा प्रैग्मेटिक आदमी हूँ। विद इन द पार्टी मेरी कोशिश होती है कि ऐसी बातचीत हो जिसके साथ को बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की सोच वाला बंदा मैं नहीं हूँ, मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ। लेकिन इतने लार्ज क्राउड जो मरियम के जलसों में आ रहे हैं, मैं ट्रस्ट में मुझे खुद एक पुल फील हो रही है, वो ये है कि ये एक पॉपुलर लीडरशिप के साथ ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल, मैं ये नहीं कि मैं उनके कारकुन होने की हैसियत से कह रहा हूँ, मैं उनकी हैसियत बतौर साबिक वज़ीर आज़म के और उनके जो इस मुल्क के साथ उनका जो एक जो ताल्लुक़ है इस मुल्क के साथ, मैं उसकी बुनियाद पे एक बात कह रहा हूँ कि ये आज आप कोई भी सिलसिला कह लें कि वो मुल्क से बाहर चले गए और वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे थे या जो भी था, उन पर हमारा एक नुक्ता नज़र है। उन मुकदमों को हम समझते हैं कि झूठे मुकदमे, उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म करने तो आप के लिए किसी और तरफ जा रहे हैं। मुकदमात मेरा तो कहेंगे। सवाल ये था कि आपकी पार्टी की, फैसल ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी की एक 2 pronged स्ट्रैटेजी है कि पीछे पड़ जाओ, अगले के ऊपर हमले करो। नहीं, देखिए, मैंने तो डॉक्टर साहब में देखने में आई हैं, कभी दोस्ती हो जाती है, कभी दुश्मनी हो जाती है। अभी दोबारा दुश्मनी की बातें शुरू। नहीं, फॉर अ वेरी सीजन पर्सन लाइक यू, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं बड़ी को मुज़ामत की बात करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उनकी ये जो उनकी पब्लिक रैलिंग है वो देखता हूँ और जब मैं पूरे हालात को देखता हूँ तो फिर मुझे भी थोड़ा सा इस पे कहने का मैं भी हक रखता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए गए वो मुकदमात बिल्कुल बेबुनियाद थे। कैसे बेबुनियाद थे? और फिर मैं आपको ये हॉट एंड कोल्ड वाली बात का जवाब दे देता हूँ। फिर एक डिफरेंट किस्म देखिए, का मियाँ साहब आर्गुमेंट के है ना। खिलाफ जो मुकदमात, अच्छा चले ये एक और टुकड़ा सुन ले। अच्छा, मेरा आर्गुमेंट है ना, ये मोहतरमा मरियम नवाज साहब का कश्मीर के हवाले से डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरे तो सही ना, ये सुने, क्योंकि मेरा तो सवाल कुछ और था, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। ये टुकड़ा सुने फिर मुझे बताएं ये जुबान आपको कैसी लगती। पहले कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया और अब आजाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस, उसकी पहचान छीनने की पूरी तैयारी है। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इसकी नजर आजाद कश्मीर पर है। मन कुव्वतें हैं, उनके लिए इससे ज्यादा सुनहरी मौका पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी नहीं आया। जी मलिक साहब, मोदी की झोली में कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की बातें, ये क्या कहना चाह रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज? देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा सा प्लीज़ काइंडली मौका देंगे, क्योंकि जो आपने सवाल किए है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 4-5 जुमले तो बोलने पड़ेंगे। अगर वो 4-5 जुमले भी नहीं बोल सकेंगे तो फिर जवाब नहीं होगा। अच्छा जी। वो फिर आप जैसे चाहेंगे मैं उस तरह का जवाब ब्रेक से पहले ख़त्म कर ले, बिकॉज ब्रेक आ रही है 2-2.5 मिनट में। तो आप ऐसा करें, उतनी देर हम किसी और मौजू को ज़ेरे बहस ले आते हैं, क्योंकि 2-2.5 मिनट में ये बात खत्म नहीं होने वाली। नहीं, आप इसका एक्सप्लेन तो कर देता कि फैसल वाडा सुन ले, फिर ब्रेक से बाद हम उनका जवाब ले लेंगे। मतलब ये जो जुबान इख्तियार जो इल्जाम लगाया, मोदी की झोली में कश्मीर फेंक दिया, डॉक्टर साहब सुने ना, देखिए मैं की बात कर रहे हैं, इमरान खान पे इल्जाम लगा रही है, गुजारिश तो सुने ना, हकीकत भी है कि नहीं? डॉक्टर साहब ऐसे है, बिल्कुल उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखें कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाज़ा था उसमें एक तीसरा फरीक था, वो अक़वाम मुत्तहिदा थी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में आपके पास अवेलेबल जो फोरम्स हैं, वो एक तो आपने एक तकरीर की, दुरुस्त है वो आपने तकरीर की और उस तकरीर को मैंने अप्रिशिएट भी किया कि प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी अच्छी तकरीर थी और बड़ी अच्छी तरह से कनेक्ट भी हुई लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद आपका फ़र्ज़ था कुछ पटिशन्स का, कुछ डोजियर्स का, उसके बाद आपने वो मुद्दे जब 370 वाले उस आर्टिकल को यूनिलैटरली हिंदुस्तान जब ख़त्म करता है तो आप उन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की बुनियाद पर कौन से फोरम पर पटिशनर बने जहाँ पर आपको बनना चाहिए था कि एक चीज़ जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी कॉग्निजेंस ले चुकी है और आज से 70 साल से ले चुकी है, और उसमें आपने कभी कोई अमली इक़दाम उठाए और आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की जो साजिश है वो क्या है? देखिए, एक बाज़गश्त। अच्छा चले मैं एक ब्रेक ले लूँ। बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है कि मलिक साहब ये समझते हैं कि मोहतरमा
मरीम नवाज साहबा ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि कश्मीर को मोदी की झोली में डाल दिया, वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर खाली नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसके मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर कश्मीर के हवाले से पिटिशन करना चाहिए था। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैसल वाडा साहब का इस पर जवाब लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले मलिक अहमद खान साहब का ये कहना था कि चूंकि इमरान खान साहब ने एक तकरीर ही की महज कश्मीर के हवाले से जनरल असम्बली में, उसके बाद वो भूल ही गए, उन्होंने कुछ और जो फोरम थे अक़वाम मुत्तहिदा के उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया कश्मीर के हवाले से। इसलिए मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं कश्मीर में इमरान खान के ऊपर, वो जायज़ हैं। जनाब फैसल साहब। डॉक्टर साहब देखिए, ये मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो एक पोलाइट और बड़ी डिसेंट शख्सियत है। मैं उनको बड़ा पसंद भी करता हूँ कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अग्रेसिव और बदतमीज़ी और ऑफ द कफ बात नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या सर मुझे ये बता सकते हैं कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान ने मोदी को अपने घर बुलाया हो, साड़ी दे दी हो, माँ से मुलाकात की हो, अपनी भाजी की शादी पे बिठाया हो, जब बॉर्डर पे आप अपने जवान बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, उनके माँ बाप का सेंटिमेंट सोचें जिन्होंने बॉर्डर पे पाकिस्तान के लिए गोली खाई है, और उसी दुश्मन मुल्क के लोग हैं और फिर जद्दाल को आप बगैर वीज़ा के बुलाते हैं, मरी घुमाते हैं और क्वाइट मीटिंग्स करते हैं। तो सर क्या फिर हो रहा है? मलिक साहब आगे पीछे ना जाइए, इसका जवाब इस चीज़ का। अच्छा बिल्कुल, देखें डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि क्या ये सारी जितनी भी गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर को उनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्जॉल्व करती है कि वो काम जो उनके करने के थे उन्होंने नहीं किए? आई फेल टू अंडरस्टैंड। दुनिया की मिसालें आपके सामने है कि वो ममालिक नहीं, वो जवाब में ये कह रहे हैं कि आपके इस इल्ज़ाम में क्या सदाकत है जब नवाज शरीफ साहब ने अपने घर में बुलाया मोदी को, अपनी शादी पे, अपने फैमिली फंक्शन में बुलाया, तो मोदी के यार तो फिर वो हुए ना, इमरान खान कैसे हुए, वो ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट आपको कम से कम डॉक्टर मोहित पीरजादा उस बात को समझ सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान ने क्या वो जो यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में किया है, अगर तो ये बात इस तरह से है कि उनके दौरे हुकूमत में हुआ है तो ठीक है, बाकी बातों के जवाब भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है तब हुआ है, और उसके बाद जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द स्पीच जाती थी, और वो इस हद तक जाती थी कि उनके पास फोरम्स अवेलेबल थे, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस थी जिनके ऊपर उनको वहाँ पे एजिटेट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स की थी। फैसल साहब वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में हुआ, ठीक है, मोदी साहब उनके घर आए थे, शादी पे आ गए, खानदान के फंक्शन में आ गए, लेकिन मोदी ने कश्मीर के साथ वो कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ के खौफ था उनके ऊपर। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी और आज उज्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, देखिए फैसल एक हो गई है, तो आप अपने एतबार की दोस्ती निभाने की बात ना करें। आप मुझे बता दें कि आपकी शहादत तो भी बॉर्डर पे हो रही थी, ये जो रॉ की एक्टिविटी हो रही थी, हमारे फौजी शहादतें भी दे रहे थे, आप बगैर वीजा के जद्दाल को ले आए, किस कैपेसिटी में लाए? आप एक दुश्मन मुल्क के आदमी को बगैर वीजा के, बगैर चीजों को बाईपास करके प्रोटोकॉल के अंदर ले जाते और एक ऐसी जगह पर जाके बात करते, सीक्रेटिव टॉक जिसको कहा गया, जिसके ऊपर हर कोई अलार्म हो गया। ये मैंने किया, तो मैंने तो जो भी किया सरेआम किया, और मैंने अगर वो कह रहे हैं उसके बावजूद आर्टिकल 370 उस जमाने में खत्म नहीं हुआ, नवाज शरीफ के होते हुए ऐसा नहीं हुआ। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो एक लंबी बहस है। आपका अगला प्रोग्राम मलिक अहमद खान साहब के साथ यहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मैं इतने बड़े इल्ज़ाम का जवाब 2 मिनट नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ किया नवाज शरीफ साहब ने, मैं मान लिया सब कुछ, जो डिबेट करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, लेकिन वो मुल्क से भागे हुए क्यों? फिर आए ना मुल्क के अंदर, वो क्या राज है, क्यों, कौन उनको प्रोटेक्ट करे, कौन से चले डॉक्टर साहब क्यों दे रहे? यही इमरान खान का। अच्छा चले ऐसे करें डॉक्टर साहब ऐसे करें ना। अच्छा मलिक साहब, ये जो दूसरा डॉक्टर साहब आजाद कश्मीर के तशख्खुस को ये, अच्छा चले ऐसे करें, किसी चीज का तो जवाब दे दें मुझे। अच्छा चले ऐसे करें, ये भी कहा है कि आजाद कश्मीर के तशख्खुस को इमरान खान चेंज कर रहे हैं। अच्छा सुने सही ना, आपको क्या शक है? अच्छा चले आप ऐसा क्या कर रहे हैं आजाद कश्मीर के साथ? अच्छा आप ऐसा करें कि सिर्फ आज की बाकी बात छोड़ दें, सिर्फ आज की प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच जो आज वो अभी आप उज्बेकिस्तान की उनकी सुनवा रहे थे, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठे सुनी, उसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ना कि कल को हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं
और उसके नतीजे में ये ट्रेड रूट्स बनते हैं और हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हमारी रसाई होती है और आपकी गर्म पानियों तक रसाई होती है। इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब एक तरफ तो आपकी उन्होंने कहा कि अगर कल को हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उज़्बेकिस्तान को हिंदुस्तान तक एक ट्रेड कॉरिडोर मिलेगा, आप इसकी मुखालफत करते हैं की रसाई? अगर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करता। ये तो हम कहते हैं कि ये होना चाहिए तो उज़्बेकिस्तान को ना एक सेकंड होल्ड ऑन डॉक्टर साहब, होल्ड ऑन। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित साहब एक सेकंड प्लीज। मैं तो ये कहता हूं कि ये होना चाहिए, देर क्यों कर रहे? आपके अगर कश्मीर के इश्यूज हैं तो कश्मीर के इश्यूज को सेटल करने के लिए आपके पास जो फोरम्स थे वहां पर आपने बात ही नहीं की, उनको उठाया ही नहीं, और आप ख्वाहिशात ऐसी कर रहे हैं कि कल को हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी। ये उसने यूनिलेटरली तो स्टेटस आज चेंज किया ना, इससे कबल जो आप लिविंग दिस असाइड के यूनिलेटरली उसने स्टेटस कश्मीर का चेंज कर दिया और वहां पर वो बहुत ज्यादती करता है। लेकिन यहां पर आप ये देखें कि जब ये कुछ नहीं हुआ था कश्मीर के अंदर तो उसके मजालिम तब भी जारी थे ना। तो अगर आपके उससे पहले ये बहस चलती रही है कि अगर आप कश्मीर के इशू एक मिनट रह गया, मैं क्विकली फैसल साहब वो बेसिकली कह रहे हैं, शायद वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कनेक्टिविटी चाहते थे, इसलिए वो हिंदुस्तान को एंगेज कर रहे थे या दोस्ती करना चाहते। तो अब इमरान खान भी वही कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए सर, नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन किसी प्रिंसिपल यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। आप गिर के कोई चीज़ नहीं करते, आप गुलामी करके नहीं करते, आप पर्चे निकाल के अमेरिकन प्रेसिडेंट से नहीं बात करते। आप ये नहीं कहते कि जो आपने कह दिया हाँ हुक्म की तामील होगी। आप मास्टर और स्लेव के बीच में फ़र्क रखते हैं, आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट करते हैं, आप बात करते हैं। आप इमरान खान इसी स्टेज के अंदर मोदी को बुला ले, बगैर वीज़े घुमा के ले आए, तो आप बताएं क्या सेंटिमेंट होगा, आप क्या सोचेंगे और आप क्या प्रोग्राम करेंगे। देखिए बहुत चीज़ों का डिफरेंस है, इस डिफरेंशिएशन के साथ लेके चलें। साथ रहने दीजिए। नाज़रीन, आपने ये डिबेट देखी सेनेटर फैसल वाड़ा और मलिक अहमद खान के दरमियान, यानी तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ हमेशा की तरह। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।